हेलो बच्चों। आवाज आ रही है सबको? सब कैसे हैं? सबने अच्छे से संडे एंजॉय करा होगा और थोड़ी बहुत पढ़ाई भी करी होगी। अब हम स्टार्ट करेंगे आज से बच्चों। अभी तक हमने पढ़ा इस चैप्टर का एक पार्ट, मोल कॉन्सेप्ट फॉर अ सिंगल सब्सटेंस। बच्चों हमने अभी तक लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था एम्पेरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तक। अब बच्चों एम्पेरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तक हमने पढ़ा था। अब ध्यान से समझिएगा बच्चों। अब यहां से हम स्टार्ट करेंगे बच्चों सेकंड पार्ट इस चैप्टर का, मोल कॉन्सेप्ट इन केमिकल रिएक्शंस। मोल कॉन्सेप्ट इन केमिकल रिएक्शंस। तो बच्चों आज जो मैं टॉपिक पढ़ाने वाला हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लास्ट 15 ईयर्स में देखेंगे इस टॉपिक का ऑलमोस्ट हर साल क्वेश्चन आया है। इसलिए बच्चों अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा, मोल कॉन्सेप्ट इन केमिकल रिएक्शंस, या जिसको हम बोलते हैं स्टाइकियोमेट्री। तो बच्चों स्टाइकियोमेट्री या मोल कॉन्सेप्ट इन केमिकल रिएक्शन, मोल कॉन्सेप्ट इन केमिकल रिएक्शन या स्टाइकियोमेट्री हम स्टडी करेंगे। तो बच्चों अब इसको समझिएगा। अभी तक हमने पढ़ा मोल कॉन्सेप्ट फॉर अ सिंगल सब्सटेंस अप टू एम्पेरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमने पढ़ा फर्स्ट पार्ट इस चैप्टर का। अब हम स्टार्ट करेंगे बच्चों मोल कॉन्सेप्ट। अब ध्यान से देखिए बच्चों, अब हम पढ़ते हैं। अब आप कमेंट बाद में लिखिएगा, जब मैं आपसे बोलूं तब कमेंट लिखिएगा बच्चों। अब समझिए, ध्यान से पढ़ना है। अब हमें यहां से, तो आज से जो मैं पढ़ा रहा हूं ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से पढ़िए। मोल कॉन्सेप्ट इन केमिकल रिएक्शंस या स्टाइकियोमेट्री। अब मोल कॉन्सेप्ट या केमिकल रिएक्शन को जो है, केमिकल रिएक्शन को हम यूज करेंगे। तो बच्चों जो मैं अभी इसका समझा रहा हूं वो ध्यान से देखिएगा बच्चों। जैसे सपोज मैं बोलूं बच्चों रिएक्शन है कोई N2 + 3H2 गिव्स 2NH3। तो ये ध्यान से देखिएगा बच्चों, जो ये रिएक्टेंट्स होते हैं बैलेंस्ड इक्वेशन के, बैलेंस्ड इक्वेशन के जो स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स होते हैं बच्चों, ये ध्यान दीजिएगा। जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट के साथ बैलेंस्ड इक्वेशन में, बैलेंस्ड इक्वेशन में जो कोफिशिएंट या नंबर लिखा होता है, इनको हम बोलते हैं स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। और ये बच्चों आपको सबको पता होगा कि जो ये स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स होते हैं ये बच्चों हमें प्रिडिक्ट करते हैं नंबर ऑफ मोल्स का रिलेशन। ये ध्यान से पढ़िएगा बच्चों, ये प्रिडिक्ट करते हैं हमें नंबर ऑफ मोल्स का रिलेशन। मतलब ये बैलेंस्ड इक्वेशन हमें क्या बता रही है कि 1 कोफिशिएंट नाइट्रोजन का है, इसलिए 1 मोल नाइट्रोजन reacts completely with 3 mole hydrogen to produce 2 mole ammonia, to produce 2 mole ammonia। मतलब बच्चों ये जो कोफिशिएंट्स होते हैं ये हमें प्रिडिक्ट करते हैं रिएक्टेंट किस रेशियो में रिएक्शन करके किस रेशियो में प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करते हैं। मतलब बच्चों जो ये स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इन द बैलेंस्ड इक्वेशन है ये इनके मोल का रिलेशन बताते हैं, मोल का रिलेशन बताते हैं कि 1 मोल नाइट्रोजन तभी कंप्लीटली कंज्यूम होगा जब हाइड्रोजन का 3 मोल हो, तो अमोनिया का 2 मोल प्रोड्यूस होगा। बच्चों ये सबको क्लियर है कि बैलेंस्ड इक्वेशन जो है ये प्रिडिक्ट करती है मोल का रिलेशन। और दूसरी चीज बच्चों, अगर मैं आपसे बोलूं, आप यहां ध्यान से देखेंगे बच्चों, ये जो रिएक्टेंट है नाइट्रोजन वो गैस है, हाइड्रोजन भी गैस है, अमोनिया भी गैस है। तो बच्चों अगर मैं आपसे बोलूं कि ये रिएक्शन एट एसटीपी हो रही है, एट एसटीपी हो रही है, एट एसटीपी हो रही है, तो बच्चों एट एसटीपी हो रही है, तो मैं आपसे पूछूं तीनों गैसेस के वॉल्यूम्स का रिलेशन बताएं। तो ध्यान से समझिएगा बच्चों, हमें पता है नाइट्रोजन का 1 मोल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो हम इससे मोल का रिलेशन ला सकते हैं, वॉल्यूम का भी रिलेशन ला सकते हैं। कैसे? हमें सबको पता है बच्चों 1 मोल गैस का वॉल्यूम एट एसटीपी 22.4 लीटर, तो नाइट्रोजन का 22.4 लीटर रिएक्शन करेगा। और हाइड्रोजन के 3 मोल रिएक्शन करते हैं, तो 1 मोल का वॉल्यूम 22.4, तो 3 मोल का कितना हो गया 67.2। तो बच्चों 22.4 लीटर नाइट्रोजन
कंप्लीटली रिएक्ट्स विद 67.2 लीटर हाइड्रोजन टू प्रोड्यूस 2 into 22.4 लीटर एट एसटीपी, मतलब 44.8 लीटर अमोनिया। तो बच्चों यहां पर आप देख सकते हैं कि ये हमें क्या प्रेडिक्ट कर रहा है कि वॉल्यूम का रिलेशन, कि 22.4 लीटर नाइट्रोजन तभी कंज्यूम होगा जब 67.2 लीटर हाइड्रोजन रिएक्शन करे, तो अमोनिया का 44.8 लीटर अमोनिया प्रोड्यूस होगी एट एसटीपी। लेकिन मुझे एक चीज बताएं बच्चों, मैं अब आपसे बोल रहा हूं कि मैं इन तीनों के वॉल्यूम्स का रेशियो लाऊं, वॉल्यूम्स का रेशियो लाऊं, तो बच्चों सब में 22.4 कॉमन है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और क्या बच जाएगा, इसी को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 1 लीटर नाइट्रोजन कंप्लीटली रिएक्ट्स विद 3 लीटर हाइड्रोजन टू प्रोड्यूस 2 लीटर अमोनिया, 2 लीटर अमोनिया। तो बच्चों अब यहां से एक चीज देख सकते हैं ध्यान से, एक कंक्लूजन, बहुत इंटरेस्टिंग कंक्लूजन आने वाला। बच्चों आप ध्यान से देखिए कि यहां पर आप देखें बच्चों, एट एसटीपी वॉल्यूम ऑफ गैसेस का जो रेशियो होता है, वॉल्यूम ऑफ गैसेस का जो रेशियो होता है वो उनके कोफिशिएंट के रेशियो की टर्म में ही आता है। मतलब बच्चों यहां पर देख सकते हैं आप, कोफिशिएंट्स का रेशियो में लिखूं तो 1:3:2 है, और वही रेशियो वॉल्यूम का भी है 1:3:2। मतलब क्या हो गया बच्चों ये कि 1 लीटर नाइट्रोजन में डायरेक्टली भी लिख सकता था कोफिशिएंट को वॉल्यूम की टर्म में, कि 1 लीटर नाइट्रोजन कंप्लीटली रिएक्ट्स विद 3 लीटर हाइड्रोजन टू प्रोड्यूस 2 लीटर अमोनिया। बट मुझे एक चीज बताएं बच्चों, ये जो रिलेशन है ये सॉलिड लिक्विड गैस सबके लिए है या ओनली फॉर गैसेस? तो ये रिलेशन है ओनली फॉर गैसेस, क्योंकि बच्चों 1 मोल गैस का वॉल्यूम ही एट एसटीपी 22.4 लीटर होता है। तो ये ध्यान रखिएगा बच्चों, ये जो वॉल्यूम वाला रिलेशन है इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर गैसेस। ये सबको क्लियर है बच्चों? तो यहां का कंक्लूजन क्या हो गया कि कोफिशिएंट को हम रेशियो को डायरेक्टली मोल की टर्म में लिख सकते हैं या डायरेक्टली वॉल्यूम की टर्म में लिख सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा बच्चों, मैं जो बोल रहा हूं बहुत ध्यान सुनिएगा, कोफिशिएंट्स ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट को वॉल्यूम की टर्म में हम तब ही लिख सकते हैं जब गैस का वॉल्यूम गिवन हो, गैस का ही पूछा हो। वेरी गुड बच्चों। अब मैं आपसे थर्ड पूछूं, इसी में मैं आपसे इन तीनों के, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, अमोनिया के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का रिलेशन पूछूं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का। तो बच्चों नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का रिलेशन पूछूंगा तो बच्चों हमें सबको पता है नाइट्रोजन का कोफिशिएंट तो हर बार मोल को रिप्रेजेंट करेगा तीनों के। अब 1 मोल का मॉलिक्यूल लाना है तो बच्चों हमें सबको पता है किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल में Na मॉलिक्यूल, तो बच्चों नाइट्रोजन के 1 into Na मॉलिक्यूल रिएक्शन करेंगे विद 3 मोल हाइड्रोजन, मतलब 3 into Na मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन टू प्रोड्यूस 2 into Na मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया। तो बच्चों आप यहां देख सकते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का भी रिलेशन ला सकते हैं स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स की हेल्प से। तो बच्चों Na मॉलिक्यूल नाइट्रोजन रिएक्ट्स कंप्लीटली विद 3 Na मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन टू प्रोड्यूस 2 Na मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया। अब बच्चों यहां पर मैं आपसे फिर से पूछूं, इनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का रेशियो लाएं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का रेशियो लाएं। तो बच्चों रेशियो लाओगे तो Na फिर कांस्टेंट है, दोनों में सेम है तो कट जाएगा, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का रेशियो भी क्या आ जाएगा, 1 मॉलिक्यूल नाइट्रोजन कंप्लीटली रिएक्ट्स विद 3 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन टू प्रोड्यूस 2 मॉलिक्यूल अमोनिया। मतलब बच्चों यहां पर आपने फिर से देखिए इंटरेस्टिंग चीज इसमें कि कोफिशिएंट्स का जो रेशियो है फिर से 1:3:2, वही रेशियो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में भी है,
मतलब बच्चों हम मॉलिक्यूल्स का रेशियो भी कॉफिशिएंट के रेशियो की टर्म में डायरेक्ट लिख सकते थे। नाइट्रोजन का कॉफिशिएंट 1, इसलिए 1 मॉलिक्यूल नाइट्रोजन। 3 हाइड्रोजन का कॉफिशिएंट तो 3 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन। 2 मॉलिक कॉफिशिएंट था अमोनिया का तो 2 मॉलिक्यूल अमोनिया। तो बच्चों ये क्लियर है सबको ये? तो यहां से आप देख सकते हैं बच्चों ये कि जो ये है ये मॉलिक्यूल का रिलेशन भी लिख सकते हैं हम। अब यहां से मैं आपसे थर्ड चीज पूछूं बच्चों, अगर मैं इन सब के आपसे स्टाइकियोमेट्री की हेल्प से ही मासेस का रिलेशन पूछूं, मासेस का रिलेशन पूछूं मैं, तो बच्चों मासेस के लिए यहां पर आप देखेंगे बच्चों 1 मोल नाइट्रोजन रिएक्शन करता है 3 मोल हाइड्रोजन से, तो 2 मोल अमोनिया बनती है। लेकिन बच्चों अब मैं आपसे मासेस का रिलेशन पूछ रहा हूं, तो हमें सबको पता है किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का मास उसका मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम होता है। तो बच्चों n मोल का मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा? n इंटू मॉलिक्यूलर वेट। तो 1 मोल का मास होता है बच्चों मॉलिक्यूलर वेट, तो n मोल का n इंटू मॉलिक्यूलर वेट, या बच्चों आप डायरेक्ट सोच सकते हो n इक्वल्स टू W अपॉन mw। तो मास क्या होगा? मोल इंटू मॉलिक्यूलर वेट। अब बच्चों नाइट्रोजन का 1 मोल काम आया, लेकिन इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 28, क्योंकि एटॉमिक वेट नाइट्रोजन का 14 तो 28 हो गया। दीपक सिंह बेटा Na कट कैसे हो गया? वो रेशो लिया है हमने, इसलिए रेशो की फॉर्म में वो कट गया, तब में कॉमन है। अब यहां 28 ग्राम नाइट्रोजन हमने लिखा क्योंकि मोल इंटू मॉलिक्यूलर वेट से मास आ जाएगा। अच्छा बच्चों इसी तरह से नाइट्रोजन का 28 ग्राम नाइट्रोजन रिएक्शन करेगा। हाइड्रोजन के लिए लाएं तो 3 मोल का मास, 1 मोल का मास मॉलिक्यूलर वेट, तो 3 मोल का इंटू 2, क्योंकि हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट 2 होता है। सबको आवाज आ रही है बेटा? बच्चों सबको आवाज आ रही है? आवाज आ रही है बच्चों सबको? सबको आवाज आ रही है बच्चों? पहले बताइए। अब देख लें बच्चों, यहां पर नाइट्रोजन का 1 मोल था तो 28 ग्राम, हाइड्रोजन का 3 मोल था तो 3 इंटू 2 6 ग्राम। अब अमोनिया का 2 मोल है, लेकिन उसका मॉलिक्यूलर वेट लाओगे तो बच्चों नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट 14, तीनों हाइड्रोजन का 3 तो 17 ग्राम। अब यहां पर मैं आपसे पूछूं, ध्यान से देखिएगा बच्चों, एक फिर से इंटरेस्टिंग चीज। तो बच्चों आप देख सकते हैं ये क्या प्रिडिक्ट कर रहा है? मासेस का रिलेशन, कि 28 ग्राम नाइट्रोजन तभी कंज्यूम होगा जब 6 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्शन करे, तो 34 ग्राम अमोनिया प्रोड्यूस होगी। अब यहां से काम की चीज बच्चों आप देखिए कि आपने अभी देखा कि जो कॉफिशिएंट्स का रेशियो 1:3:2 है, वही रेशियो गैसेस के वॉल्यूम का भी आया, वही रेशियो मॉलिक्यूल्स का भी आया। लेकिन बच्चों मुझे बताइए, क्या मैं मासेस का रेशियो कॉफिशिएंट के रेशियो के इक्वल लिख सकता हूं क्या? या मैं ये लिख दूं क्या 1 ग्राम नाइट्रोजन, क्योंकि कॉफिशिएंट नाइट्रोजन का 1, हाइड्रोजन का 3 तो 3 ग्राम, और अमोनिया का कॉफिशिएंट 2 तो 2 ग्राम। मुझे बताएं बच्चों, क्या मैं ये लिख सकता हूं क्या 1 ग्राम, 3 ग्राम, 2 ग्राम? नहीं लिख सकता। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे बच्चों 28 ग्राम, 2 ग्राम, 17 ग्राम, 34, इन सबके मासेस का रेशियो 1:3:2 नहीं आएगा, 1:3:2 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि बच्चों हर सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर वेट अलग अलग होता है, हर सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर वेट डिफरेंट होता है। वेरी गुड, सबने सही बताया बच्चों। अब यहां पर ध्यान रखिएगा, तो मासेस के लिए ध्यान रखिएगा बच्चों, कभी भी हम कॉफिशिएंट्स को मासेस की टर्म में नहीं लिख सकते, मासेस की टर्म में नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते हैं? उसका रीजन, क्योंकि हर सब्सटेंस के 1 मोल का मास मॉलिक्यूलर वेट डिफरेंट डिफरेंट होता है। दूसरा, एक और इंटरेस्टिंग चीज सुनिएगा बच्चों। दूसरा,
अगर आपने, ध्यान सुन लीजिएगा ये, अगर आपने कोफिशिएंट्स को डायरेक्टली मास की टर्म में लिख दिया तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फेल होगा। और थोड़ा बहुत सबको आता है बच्चों, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब है मास बिफोर रिएक्शन इज इक्वल्स टू मास आफ्टर रिएक्शन। और यहां पर आप देखेंगे मास बिफोर रिएक्शन होता है रिएक्टेंट का टोटल 4 ग्राम, आफ्टर रिएक्शन 2 ग्राम। तो बच्चों देख सकते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फेल हो गया, फेल हो गया। इनिशियली टोटल मास बिफोर रिएक्शन रिएक्टेंट का 4 था, बट आफ्टर रिएक्शन प्रोडक्ट का 2 ग्राम रह गया। इसलिए हम मासेस को कभी भी कोफिशिएंट के रेशियो की टर्म में नहीं लिख सकते। ये क्लियर रखिएगा बच्चों। हमेशा मास को जब भी क्वेश्चन में सॉल्व करना होगा, यूज करना होगा, तो मोल की हेल्प से ही करेंगे, मोल की हेल्प से ही करेंगे। अब बच्चों ये सबको क्लियर है? अच्छा एक और चीज बच्चों मैं बोल रहा हूं आपको कि जो भी बैलेंस्ड इक्वेशन होती है, कोई भी बैलेंस्ड इक्वेशन हो बच्चों, तो बैलेंस्ड इक्वेशन में हमेशा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फुलफिल होता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फुलफिल होता है। चेक करो बच्चों, ये N2 + 3H2 gives 2NH3 इज अ बैलेंस्ड इक्वेशन। तो आप देख सकते हैं बैलेंस्ड इक्वेशन से जो मैं मास लाया वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फुलफिल कर रहा है। चेक कर सकते हो बच्चों आप। 28 ग्राम नाइट्रोजन बिफोर रिएक्शन, 6 ग्राम हाइड्रोजन बिफोर रिएक्शन, तो टोटल मास कितना हो गया बच्चों? 28 + 6 34। आफ्टर रिएक्शन 2 × 17 34 ग्राम, मतलब अमोनिया प्रोड्यूस हो जाएगा। तो बच्चों ये क्लियर सबको? ये मतलब बिफोर रिएक्शन जितना मास था उतना आफ्टर रिएक्शन। अब बच्चों मैं अभी आपको बताऊंगा, ये चीज लिखवाऊंगा भी, सुन लीजिए कि अगर आपसे पूछे कि कौन से लॉ पर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बेस्ड होती है, तो वो बेस्ड होती है अपॉन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फुलफिल होगा तभी इक्वेशन बैलेंस्ड होगी। तो ये सबको क्लियर है बच्चों ये? अब यहां पर जो हमने ये सारा पढ़ा, इसका कंक्लूजन जो हम क्वेश्चंस में यूज करेंगे बच्चों, ये मैं जो बता रहा हूं कंक्लूजन ध्यान से देखिएगा। अब बोर्ड पर देख लीजिए बच्चों, यहां पर आप देखेंगे सब में कोफिशिएंट्स 1, 3, 2 थे इन तीनों रिएक्टेंट प्रोडक्ट के। तो बच्चों हम उनको डायरेक्ट मोल की टर्म में लिख सकते हैं। मतलब कोफिशिएंट्स का जो रेशियो होता है वो ऑलवेज मोल का रिलेशन बताता है। मतलब बच्चों हमारा जो कंक्लूजन है यहां से कि रेशियो ऑफ स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इज ऑलवेज इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर नंबर ऑफ मोल्स। मतलब रेशियो ऑफ स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स ऑफ रिएक्टेंट्स इन प्रोडक्ट्स इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर नंबर ऑफ मोल्स। दूसरा बच्चों जो बहुत अच्छे क्वेश्चन में काम आएगा वो है कि रेशियो ऑफ स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स इज इक्वल टू रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं बच्चों, ये जो मैंने सेकंड वाला रिलेशन लिखा सबसे बोल रहा हूं बच्चों कि रेशियो ऑफ स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स होता है, सबको क्लियर है? अब लेकिन मुझे एक चीज बताइए बच्चों, रेशियो ऑफ स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ध्यान से सोच के बताइएगा। रेशियो ऑफ स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स होता है क्या? मतलब कोफिशिएंट को मैं डायरेक्ट वॉल्यूम की टर्म में लिख सकता हूं या नहीं? रेशियो ऑफ स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट डायरेक्ट वॉल्यूम की टर्म में लिख सकता हूं या नहीं? ओनली गैसेस। अभी कुछ बच्चों ने खुशी खुशी में रॉन्ग कर लिया। बच्चों कभी भी डायरेक्ट वॉल्यूम को कोफिशिएंट की टर्म में मैं तभी लिख सकता हूं जब गैस का वॉल्यूम, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, बहुत सारे बच्चों ने लिखा यस, नहीं लिख सकता, ओनली फॉर गैसेस लिख सकता हूं।
क्योंकि गैसेस के 1 मोल का वॉल्यूम एट एसटीपी 22.4 लीटर होता है। एट एसटीपी 1 मोल गैस का वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है। सबके लिए नहीं होता है बच्चों, यहां देख सकते हैं हमने लिखा है ओनली फॉर गैसेस। तो गैसेस के लिए कोफिशिएंट को वॉल्यूम की टर्म में लिख सकता हूं, तो ये मैंने अधूरा लिखा था। रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब बच्चों यहां ध्यान से देखिएगा, मैंने लिखा है सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, एसटीपी नहीं लिखा है, ये क्लियर रखिए बच्चों। एसटीपी नहीं लिखा है, सेम टेम्परेचर प्रेशर एसटीपी भी हो सकता है या कोई दूसरा भी हो सकता है। क्यों, इसको मैं दूसरी तरह समझाऊं बच्चों। पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, आइडियल गैस इक्वेशन से देखिए कि प्रेशर जो भी है बच्चों वो वेरिएबल है या कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। टेम्परेचर भी कांस्टेंट, आर तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। तो बच्चों यहां पर V प्रोपोर्शनल टू N, मतलब बच्चों मोल का रेशियो ही वॉल्यूम का रेशियो होता है, चाहे टेम्परेचर प्रेशर कुछ भी हो। ये क्लियर रखिएगा। कुछ बच्चे अभी लिख रहे हैं ओनली फॉर गैसेस लिख रहे हैं, लेकिन साथ में लिख रहे हैं एट एसटीपी। कोई जरूरी नहीं है बच्चों एसटीपी हो या कोई दूसरा टेम्परेचर प्रेशर हो, बस वो फिक्स्ड होना चाहिए। तो यहां पर हमने लिखा इसीलिए आइडियल गैस इक्वेशन से प्रेशर टेम्परेचर की वैल्यू कुछ भी हो बच्चों रहेगी तो कांस्टेंट, तो कांस्टेंट रहेगी तो V प्रोपोर्शनल टू N, मतलब बच्चों मोल का रेशियो वॉल्यूम का रेशियो, और मोल का रेशियो ही कोफिशिएंट का रेशियो होता है। तो कोफिशिएंट का रेशियो वॉल्यूम्स ऑफ गैसेस लिख सकता हूं एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो बच्चों यहां से कंक्लूड करूं, अब हम क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि जो मैंने ये थ्योरी समझाई बच्चों, ये लास्ट वाले दोनों कंक्लूजन ये हम अच्छे क्वेश्चंस में यूज करेंगे, इसलिए अब ध्यान से समझिएगा। ये क्लियर है बच्चों। अंकित गौतम बेटा, मैंने बोला था एनटीपी केमिस्ट्री में हम नहीं पढ़ते, केमिस्ट्री में एनटीपी का कुछ मतलब नहीं है, ओनली एसटीपी पढ़ते हैं। अब यहां पर देखिए बच्चों, ये जो हमने पढ़ा तो यहां तक सबको क्लियर है। अब यहां से जो मैंने बताया यहां से वापस मैं कंक्लूड कर रहा हूं एक बार और, कि जब भी आपको क्वेश्चन में वॉल्यूम, जनरलाइज कर रहा हूं बच्चों, वॉल्यूम गिवन हो, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, जब भी क्वेश्चन में वॉल्यूम गिवन हो तो हमेशा सबसे पहले उसकी फिजिकल स्टेट चेक कीजिएगा। फिजिकल स्टेट चेक करेंगे, क्योंकि अगर वो गैस है तो वॉल्यूम को हम डायरेक्टली कोफिशिएंट की टर्म में लिख सकते हैं, कोफिशिएंट की टर्म में लिख सकते हैं। अब लेकिन बच्चों मासेस को कभी भी कोफिशिएंट की टर्म में नहीं लिख सकते, हम उनको पहले मोल में बदलेंगे बच्चों। मतलब 99% क्वेश्चन में, मंताशा अंजुम बेटा, एनटीपी मॉड्यूल में लिखा वो बट मिस्टेक है, वो उसको एसटीपी ही मान के करना, वो गलती से लिखा है बच्चों, ये सुन लीजिएगा, मॉड्यूल में वो मिस्टेक है, एनटीपी की जगह वो एसटीपी ही है। अब यहां पर ध्यान से समझिए बच्चों, अब ये जो हमने सारा पढ़ा इसको यूज करना है, हमें यूज करना है। तो बच्चों ये क्लियर सबको, ये यूज करना कैसे है, तो अब मैं आपको क्वेश्चंस करवा रहा हूं बच्चों, तो क्वेश्चंस ध्यान से समझिए, अब इनको यूज करना है। अब देख सकते हैं बच्चों हम, और बच्चों मैं जो क्वेश्चंस अब आपको करवा रहा हूं इनको बहुत ध्यान से समझिएगा, जिससे कि आपको क्लियर होगा जो हमने पढ़ा वो अब कैसे करना है। अब देख लें बच्चों, ये जैसे हमसे क्वेश्चन बोला, या उसके पहले क्वेश्चन के पहले बच्चों आपको मैं थ्योरी का एक पार्ट बताना भूल गया, वो देख लें पहले। अब बच्चों अभी तक हमने पढ़ी, ये जो हमने पढ़ा, ये जो हमने पढ़ा बच्चों, ये सारा हमने थ्योरी पार्ट पढ़ा इसका। अब इसी का दूसरा, इसमें दो तरह के क्वेश्चंस होते हैं बच्चों, दो तरह के क्वेश्चंस होते हैं, एक विदाउट लिमिटिंग रिएजेंट क्वेश्चंस, दूसरा विद लिमिटिंग रिएजेंट क्वेश्चंस। अब मैं आपको बता रहा हूं बच्चों, अगर विद लिमिटिंग रिएजेंट क्वेश्चन हो तो हम कैसे करेंगे। तो बच्चों ध्यान से देखिएगा, नेक्स्ट अब मैं बताने वाला हूं कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट।
जिसको हम शॉर्ट में LR भी लिखेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। अब बच्चों लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है, सब मैं बताने वाला हूं, तो ये ध्यान से देखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट यूज कब करना होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट समझिएगा बच्चों। जो मैं बता रहा हूं ये ध्यान से देखिएगा। इफ when initial amounts when initial amounts, मतलब बच्चों हमें क्वेश्चन में इनिशियल अमाउंट्स मतलब इनिशियल मोल, मास या वॉल्यूम, इनिशियल अमाउंट्स ऑफ more than one reactants, initial amounts of more than one reactants are given in the question, are given in the question, then we use concept of limiting reagent। तो बच्चों पहली चीज तो ये क्लियर रखिएगा कि अगर क्वेश्चन में वन मोर देन वन रिएक्टेंट्स के इनिशियल अमाउंट गिवन हो तो हम उसमें कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट यूज करेंगे। अब बच्चों लेकिन कौन लिमिटिंग रिएजेंट होता कौन है, तो बच्चों द रिएक्टेंट, या लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब है रिएक्टेंट विच इज completely consumed in the reaction, reactant which is completely consumed in the reaction, जो रिएक्टेंट रिएक्शन में कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है, मतलब बच्चों जिसके मोल, मास, वॉल्यूम कंज्यूम हो जाता है, उसको हम बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। और जो रिएक्टेंट आफ्टर द रिएक्शन बच जाता है बच्चों, उसको हम बोलते हैं एक्सिस रिएजेंट, reactant which remained after the reaction, reactant which remain after the reaction, उसको हम बोलते हैं बच्चों एक्सिस रिएजेंट। तो ये ध्यान रखिएगा बच्चों, अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट्स के इनिशियल अमाउंट मतलब मोल, मास, वॉल्यूम गिवन हो तो बच्चों यहां पर हम उसको बोलेंगे, जो रिएक्टेंट कंज्यूम हो जाता है वो लिमिटिंग रिएजेंट, जो बच जाता है आफ्टर रिएक्शन उसको बोलते हैं एक्सिस रिएजेंट। अब लेकिन बच्चों ये लिमिटिंग रिएजेंट, एक्सिस रिएजेंट फाइंड कैसे करते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट, एक्सिस रिएजेंट फाइंड कैसे करते हैं, इसके लिए एक चीज का ध्यान से सुनिएगा बच्चों। मेथड से अगर मैं करूंगा आपको तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपको बहुत टाइम लग जाएगा, तो हम ऑब्जेक्टिव में उनको सॉल्व करने के लिए आइडेंटिफिकेशन की, लिमिटिंग रिएजेंट की शॉर्ट ट्रिक पढ़ते हैं बच्चों। तो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा और बच्चों ये ध्यान रखिएगा शॉर्ट ट्रिक रटनी होती है, समझनी नहीं होती है, वरना कुछ स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में लिखेंगे हमें सब कुछ समझ में आ गया, बस यही नहीं समझ में आया शॉर्ट ट्रिक कैसे लिखी। तो बच्चों शॉर्ट ट्रिक रटनी होती है, समझनी नहीं, वरना मैथड से करेंगे तो बहुत लेंदी होता है। अब बच्चों देख सकते हैं आइडेंटिफिकेशन की शॉर्ट ट्रिक लिमिटिंग रिएजेंट की, तो शॉर्ट ट्रिक फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट, और उसके लिए बच्चों हम फाइंड करते हैं रिएक्टेंट का एक्स, और कैसे फाइंड करते हैं, गिवन मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इन द क्वेश्चन, गिवन मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट इन द
क्वेश्चन, मतलब जो भी रिएक्टेंट हैं उनके क्वेश्चन में जो गिवन मोल है उनको, गिवन मोल ऑफ रिएक्टेंट इन द क्वेश्चन का मतलब है बच्चों क्वेश्चन में जो उसके मोल दिए हुए हैं हमें क्वेश्चन में वो यूज करेंगे और उसी को डिवाइड करेंगे उसी के स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से, स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ दैट रिएक्टेंट इन द बैलेंस्ड इक्वेशन। इन द बैलेंस्ड इक्वेशन, यही मैं बता रहा हूं बच्चों कि हम पहचानेंगे कैसे लिमिटिंग रिएजेंट को। उसके लिए हमने बोला शॉर्ट ट्रिक, क्योंकि मेथड से बहुत लेंदी होता है तो शॉर्ट ट्रिक से हम करेंगे। तो वो क्या होगा, गिवन मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इन द क्वेश्चन अपॉन स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट इन द बैलेंस्ड इक्वेशन। बच्चों मतलब दो रिएक्टेंट हैं तो ध्यान सुनिएगा, दो रिएक्टेंट हैं तो मैं दोनों के लिए एक्स फाइंड करूंगा उनके क्वेश्चन में जो मोल गिवन होंगे। बट एक चीज ध्यान रखिएगा बच्चों, इस शॉर्ट ट्रिक में मोल काम आते हैं, मतलब अगर मास गिवन हुआ तो पहले उनको मोल में बदलोगे तब इस शॉर्ट ट्रिक में यूज करेंगे हम। और जिसके लिए बच्चों, जिस रिएक्टेंट के लिए लीस्ट वैल्यू आती है, इसकी मतलब सबसे कम वैल्यू आती है, सबसे कम वैल्यू जिस रिएक्टेंट के लिए आती है, लीस्ट वैल्यू जिस रिएक्टेंट के लिए आती है बच्चों उसी को हम बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। मतलब बच्चों जिस रिएक्टेंट के लिए x की वैल्यू मिनिमम आएगी उसी को हम बोलेंगे लिमिटिंग रिएजेंट। मतलब बच्चों जो ज्यादा हो गया, जो दूसरा रिएक्टेंट हुआ वो हो जाएगा एक्सिस रिएजेंट। तो बच्चों ये शॉर्ट ट्रिक है, हीरा कुमार बेटा बता रहा हूं मैं, ध्यान से देखो कि x की फाइंड करने की शॉर्ट ट्रिक। यहां पर लिमिटिंग रिएजेंट हिंदी वालों के लिए बोलूं बच्चों तो हिंदी वालों के लिए लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब सीमांत अभिकर्मक, और सीमांत अभिकर्मक ज्ञात कैसे करते हैं, फाइंड कैसे करते हैं वो मैंने बताया। तो बच्चों सबको ये क्लियर है। अब यहां पर लीस्ट वैल्यू जिसके लिए आएगी उसी को हम बोलेंगे लिमिटिंग रिएजेंट। और बच्चों मुझे एक चीज बताइए, प्रोडक्ट फॉर्मेशन डिसाइड कौन करेगा, एक्सिस रिएजेंट डिसाइड करेगा या लिमिटिंग रिएजेंट? तो ऑब्वियस है लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करेगा। क्यों? क्योंकि बच्चों लिमिटिंग रिएजेंट तो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है, कंज्यूम हो जाता है। और बच्चों जैसे ही लिमिटिंग रिएजेंट कंज्यूम हो जाता है वो प्रोडक्ट को बनाने ही नहीं देगा, क्योंकि वो खत्म हो गया तो रिएक्शन वहीं रुक जाएगी। तो ये ध्यान रखिएगा बच्चों, LR जो है इसके अकॉर्डिंग हम प्रोडक्ट बनाएंगे एक्सिस रिएजेंट वालों क्वेश्चंस में। तो ये चीज क्लियर है बच्चों। और ये जो X है ये शॉर्ट ट्रिक है, X लाना मतलब हर रिएक्टेंट के लिए लाएंगे। और बच्चों ध्यान रखिएगा ऐसी चीजें मत सोचिए, कुछ स्टूडेंट लिख रहे हैं अगर 2 रिएक्टेंट या 3 रिएक्टेंट हुए और तीनों के लिए बराबर आ गया X तो बच्चों फिर कोई लिमिटिंग रिएजेंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि फिर किसी के भी अकॉर्डिंग आंसर लाओ सेम आएगा, क्योंकि सब कंज्यूम हो जाएंगे तो कोई लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है। लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब होता है जब एक बचे। तो बच्चों ये क्लियर सबको? ये अब ये सब हमने पढ़ा, तो अब एक जनरल चीज बोल रहा हूं बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। अब मैं क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। अब यहां पर मैं जो बोल रहा हूं बच्चों ध्यान सुन लीजिए, आपको क्वेश्चन में जब भी स्टाइकियोमेट्री का न्यूमेरिकल हो तो सबसे पहले चेक करना है वो लिमिटिंग रिएजेंट का है या नहीं है, लिमिटिंग रिएजेंट का है या नहीं है। अब लिमिटिंग रिएजेंट का है या नहीं उसके लिए हमने बोला था बच्चों, अगर रिएक्टेंट्स एक से ज्यादा हो और सबके इनिशियल अमाउंट गिवन हो, इनिशियल अमाउंट्स ऑफ मोर देन 1 रिएक्टेंट्स आर गिवन, तब हम उसको बोलेंगे कि वो लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन है। निशांत कुमार बेटा अभी मैंने वही बताया है, LR कैसे निकालेंगे थोड़ा ध्यान से पढ़ो। यहां पर बोला था बच्चों हमने कि हर रिएक्टेंट के लिए X लाएंगे और जिसके लिए लीस्ट वैल्यू आएगी, अभी हम इनको क्वेश्चंस करेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा बच्चों। अभी हमने क्वेश्चन किए ही नहीं, इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रखिए, क्वेश्चन से क्लियर होगा। एक्सिस रिएजेंट कैसे फाइंड करेंगे? तो बच्चों लिमिटिंग रिएजेंट पता चल गया तो दूसरा एक्सिस रिएजेंट ही होगा। अब यहां से देखें ध्यान से, हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं बच्चों।
अब बच्चों यहां पर देखिए, क्वेश्चन में हमें बोला है फाइंड द मास ऑफ, फाइंड द मास ऑफ आयरन दैट रिएक्ट्स कंप्लीटली विद 64 ग्राम O2 टू प्रोड्यूस फेरिक ऑक्साइड। अब ये ध्यान से समझिएगा यहां से बच्चों, अब मैं जो बढ़ा रहा हूं इसलिए क्वेश्चंस क्लियर होंगे हमें। जिनको अभी लग रहा कुछ भी जरा भी कंफ्यूजन है तो वो सब क्लियर होगा, इसलिए ध्यान से देखिए बच्चों। हमें बोला है 64 ग्राम ऑक्सीजन से कितने ग्राम आयरन रिएक्शन करेगा, कितने ग्राम आयरन रिएक्शन करेगा टू प्रोड्यूस फेरिक ऑक्साइड। तो बच्चों मैंने अभी आपको सबसे पहले बोला था कि एक चीज ध्यान रखिएगा कि पहले चेक करेंगे कि वो लिमिटिंग रिएजेंट का है या नहीं। दूसरी चीज, जब भी केमिकल रिएक्शन का क्वेश्चन होगा इक्वेशन बैलेंस्ड आपको लिखनी पड़ेगी अगर उसने लिखकर नहीं दी। अब यहां ध्यान से देखिए बच्चों, इसने आपको क्वेश्चन में इक्वेशन लिखकर नहीं दी है तो ये हमने लिखनी पड़ेगी। अब कैसे लिखेंगे बच्चों, देखिए ध्यान से, इसमें देखिए, इसमें रिएक्टेंट कौन है, वर्ड्स में लिखा है उसने, मास ऑफ आयरन रिएक्ट्स विद 64 ग्राम ऑक्सीजन। मतलब बच्चों रिएक्टेंट कौन हो गया, Fe और ऑक्सीजन। और पढ़िए बच्चों, टू प्रोड्यूस फेरिक ऑक्साइड, मतलब फेरिक ऑक्साइड मतलब Fe2O3, ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है। अब यहां पर बच्चों Fe प्लस O2 गिव्स Fe2O3। अब यहां पर बच्चों इसको बैलेंस भी करना है। अभी हमको राहुल चौधरी बेटा पूरा टॉपिक पढ़ा दिया और अब तुम पूछ रहे हो कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है। अभी हमने पढ़ाया, इतना पीछे मत चलो। अभी मैंने बोला था लिमिटिंग रिएजेंट, बेटा ऐसे नहीं करोगे, बीच में तुम क्लास प्रॉपरली अटेंड किया करो, बीच बीच में इधर उधर गायब हो जाओगे तो प्रॉब्लम होगी सबको। अभी हमने बोला लिमिटिंग रिएजेंट जो रिएक्टेंट कंज्यूम हो जाए रिएक्शन में। अब इसको बैलेंस्ड इक्वेशन जब लिखेंगे बच्चों तो 2Fe प्लस 3O2 गिव्स 2Fe2O3। क्यों, क्योंकि बच्चों आप देखिए प्रोडक्ट साइड 4 4Fe प्लस 3O2 गिव्स 2Fe2O3। क्योंकि बच्चों आप देखेंगे प्रोडक्ट साइड 4 Fe एटम तो 4Fe, 6 ऑक्सीजन एटम तो 2 into 3 6 ऑक्सीजन एटम। अब बच्चों यहां पर सुन लीजिए मैं जो बोल रहा हूं, यहां पर क्वेश्चन में अब हमें पहली चीज तो अभी सुन लीजिए बच्चों, जो कर रहे हैं उनको सॉल्व करने के लिए मैं जो बोल रहा हूं अभी पहले फर्स्ट क्वेश्चन समझिए, दूसरा आप करिएगा। सुन लीजिए बच्चों ध्यान से, यहां पर अब इसमें हमने बोला कि कौन सा ये प्रोडक्ट बनेगा, बट बच्चों ध्यान से सुन लीजिए मैं बोल रहा हूं कि क्वेश्चन जब भी हो स्टाइकियोमेट्री का पहले चेक करना है कि लिमिटिंग रिएजेंट का है या नहीं। तो चेक करें बच्चों इस क्वेश्चन में, यहां पर रिएक्टेंट 2 हैं बट बच्चों गिवन एक ही का है अमाउंट, तो एक रिएक्टेंट का ही अमाउंट गिवन है, दूसरे का कैलकुलेट करवाया। जबकि बच्चों अभी हमने बोला था लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन कब होता है, आप देखिए बच्चों कब होता है, जब इनिशियल अमाउंट्स ऑफ मोर देन 1 रिएक्टेंट्स आर गिवन, मतलब गिवन होना चाहिए, तो गिवन होगा तभी यूज करना है। और यहां हमें गिवन है ही नहीं, हमें एक का गिवन है दूसरे का लाना है। अब बच्चों यहां पर एक का गिवन है दूसरे का लाना है तो ये विदाउट लिमिटिंग रिएजेंट, लेकिन क्वेश्चन जो है वो हमारे अकॉर्डिंग नहीं होता है बच्चों, बैलेंस्ड इक्वेशन के कोफिशिएंट्स के अकॉर्डिंग होता है। ये बैलेंस्ड इक्वेशन का कोफिशिएंट क्या शो कर रहा है कि 3 मोल O2 कंप्लीटली रिएक्ट्स विद 4 मोल Fe, 4 मोल Fe। लेकिन बच्चों हमारे पास ऑक्सीजन के मोल नहीं है, मास है, तो उसको मोल में बदलो क्योंकि कोफिशिएंट हमेशा मोल का रिलेशन बताता है। और 64 ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट 32, तो क्वेश्चन में हमें 64 ग्राम ऑक्सीजन या 2 मोल O2 गिवन है। तो बच्चों आप देख सकते हैं 3 मोल O2 बैलेंस्ड इक्वेशन के अकॉर्डिंग 4 मोल Fe से करता है, इसलिए 1 मोल O2 कितने मोल Fe से करेगा, 4/3 मोल
Fe से, लेकिन बच्चों क्वेश्चन में हमें उसके गिवन है 2 मोल O2, तो 2 मोल O2 कितने से करेगा बच्चों? 4/3 इंटू 2 मतलब 8/3 मोल Fe। अब बच्चों मोल आ गया Fe का, तो अब मास ला सकते हैं। कैसे लाएंगे बच्चों? 1 मोल का मास होता है मॉलिक्यूलर वेट, तो 8/3 मोल का इंटू, अच्छा बच्चों ये मॉलिक्यूल है या एटम है? Fe एटम है, तो इंटू 56 कर दें। एटॉमिक वेट हमने आयरन का एटॉमिक वेट लिखवाया था बच्चों, सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 149.3 ग्राम Fe, 149.3 ग्राम Fe। तो बच्चों ये क्लियर है सबको ये? अब मैं आपको बोल रहा हूं बच्चों, पहले जो मैं बोल रहा हूं वो ध्यान सुनिए। अब कमेंट बॉक्स में जब तक मैं आपसे ना पूछूं तब तक बच्चों मत लिखिए आंसर, क्योंकि मुझे जो समझाना है वरना वो रह जाएंगी चीजें, क्योंकि आप मेरी बात फिर ध्यान से नहीं सुनेंगे, फिर कोई बच्चा बाद में मुझसे पूछेगा कि ये कैसे हो गया, क्योंकि बेटा हम इस तरह से पीछे जाते रहेंगे तो परेशान होंगे। इसलिए ध्यान सुन लीजिए साहब, बेटा केपी साहब सुन लीजिए बच्चों, वो 3/2 O2 बैलेंस करके कैसे भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ा, आंसर सही आना चाहिए बस। अब ध्यान सुन लीजिए बच्चों, यहां पर मैं जो बोल रहा हूं, अभी कमेंट बॉक्स में आप कुछ मत लिखिए जब तक मैं ना बोलूं, इसलिए ध्यान सुनिए। क्वेश्चन में जब भी वापस बोल रहा हूं बच्चों, यहां 2 रिएक्टेंट थे लेकिन डाटा एक का ही गिवन था, इसलिए ये विदाउट लिमिटिंग रिएजेंट क्वेश्चन था। और एक चीज मैं बोल रहा हूं बच्चों, इन स्टाइकियोमेट्री वाले क्वेश्चंस को आप चाहे पहले कैसे भी करते हो, मैं एक चीज बोल रहा हूं बच्चों, जो मैंने मोल कॉन्सेप्ट में स्टार्टिंग में बोली थी कि यहां भी हमने मोल ही लाने हैं। जो भी डाटा गिवन है उसको मोल में बदलो और जो डिजायर्ड है उसके भी मोल लाएंगे। और ये वाले जो क्वेश्चंस हैं, मोहम्मद आसिफ मिर्जा बेटा Fe2O3 कैसे पता चला? लिखा है उसने फेरिक ऑक्साइड, हमने अपनी इच्छा से नहीं लिखा है, पढ़ो ध्यान से, फेरिक ऑक्साइड लिखा है, फेरस नहीं लिखा है। दूसरी चीज, अब बच्चों यहां पर जो मैं बोल रहा हूं बच्चों जो ध्यान से सुन लीजिए, जब भी विदाउट लिमिटिंग रिएजेंट वाले क्वेश्चन हो तो जो डाटा गिवन हो उसको भी मोल में बदलो, जो डिजायर्ड है उसको भी मोल में ही लाना। अब यहां पर मोल को हमने मास में बदला मोल कॉन्सेप्ट से। अब यहां पर, और ये मत बोलना बच्चों कि हम इसको मास से भी तो कर सकते थे। आयुष बेटा मैंने अभी आपको बोला है कि कमेंट बॉक्स में कुछ मत लिखो, कुछ मत लिखो अभी, वरना परेशान हो गए आप लोग। और ये जो आवारा है उसको बोल रहा हूं, आवारापंती मत करो। मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो मॉलिक्यूल का होता है 1 मोल का, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लेते हैं, O2 का मॉलिक्यूलर वेट 32 ही होता है। और बच्चों मैं बोल रहा हूं अभी, मैंने आपको, अब मैं दोबारा मैं बोल रहा हूं, क्वेश्चन जो है अभी इसमें ध्यान से पढ़िए बच्चों, ये जो बार बार लिख रहे हैं मना करने के बाद भी कमेंट बॉक्स में, ऐसा अच्छा नहीं लगता है। मैंने आपको जो बोल रहा हूं वो नहीं सुन रहे हैं आप बिल्कुल भी। अब मैं जो बोल रहा हूं वो ध्यान से पढ़िए, मैं जो बोल रहा हूं सुन लीजिए ध्यान से बच्चों। एक क्वेश्चन में आपको सबसे पहले मोल को यूज करना है, और मॉलिक्यूलर वेट हमेशा 1 मोल का होता है। ऑक्सीजन यहां O2 है इसलिए 32 लिखकर सॉल्व किया हमने। अब यहां पर ध्यान से देखिए, हमने मोल से सॉल्व किया, लेकिन ये जो क्वेश्चन है बच्चों, ये जो क्वेश्चन है इसको अब हम करेंगे आगे से शॉर्ट ट्रिक से। शॉर्ट ट्रिक से करना है बच्चों, हमने लेंदी नहीं करना, ये टफ नहीं है लिखना, लेकिन हम इनको शॉर्ट ट्रिक से करेंगे आगे से। कैसे करेंगे बच्चों? अगर मैं आपको बोलूं सपोज कोई जनरल बैलेंस्ड इक्वेशन है M1A प्लस M2B गिव्स N1C प्लस N2D, तो ये शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं बच्चों। M1A प्लस M2B गिव्स N1C प्लस N2D,
अब इसमें मैं शॉर्ट ट्रिक बोल रहा हूं बच्चों की किसी भी रिएक्टेंट के मोल को उसी के स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर दें तो जो रेशियो आएगा वही दूसरे से भी आएगा। मतलब बच्चों ए के मोल अपॉन m1 कोफिशिएंट से डिवाइड करो, बी के मोल अपॉन उसी का स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बराबर करना है, इक्वल्स टू सी के मोल अपॉन स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, डी के मोल अपॉन स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। और ये बच्चों शॉर्ट ट्रिक है, ये इससे हमारा आंसर आएगा डायरेक्ट। बस आपको इस शॉर्ट ट्रिक में ध्यान रखना है बच्चों, इसके लिए भी बैलेंस्ड इक्वेशन जरूरी है, बैलेंस्ड इक्वेशन जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट देख सकते हो बच्चों, ये m1 m2 क्या है, रिएक्टेंट ए और बी के स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, सी एंड डी के स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, और मोल की हेल्प से ही, मतलब ये शॉर्ट ट्रिक है, रटनी है बच्चों। ये ए के मोल अपॉन स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट m1, बी के मोल अपॉन स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट m2, सी के मोल अपॉन स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट n1, डी के मोल। अब लेकिन बच्चों ये ध्यान रखिएगा, ये शॉर्ट ट्रिक पूरी काम नहीं आएगी हमेशा। अगर मान लो बच्चों मैं आपको ए के मोल दे दूं और बी के मोल पूछूं तो खाली ए और बी को यूज करो। लेकिन मान लो रिएक्टेंट की जगह एक रिएक्टेंट का डाटा हो, एक प्रोडक्ट का हो, तो एक रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट को बराबर कर दो। अब यहां पर इस क्वेश्चन में बच्चों ये जो अभी हमने सॉल्व किया, इसको मैं अगर शॉर्ट ट्रिक से करूं इसको, तो बच्चों आप देखेंगे 64 ग्राम O2 के मोल कितने गिवन थे क्वेश्चन में, 2 अपॉन इसका स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बैलेंस्ड इक्वेशन में 3, तो 2/3 इक्वल्स टू, अब तुम्हें Fe का लाना है, तो Fe का लाना है तो मोल ऑफ Fe 3 मोल लाने हैं हमें, अपॉन उसका स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 4। तो बच्चों आप देख सकते हैं Fe के मोल लाएंगे, डायरेक्ट आ गए 8/3 मोल, जो हम पूरा सॉल्व करके लाए थे, जो हम पूरा सॉल्व करके लाए थे बच्चों, वो ये डायरेक्ट आ गए 8/3 मोल। तो बच्चों आप इसको चाहे जिसमें मास में बदल दो, तो बच्चों इनटू एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट क्यों? क्योंकि ये Fe एटम है जिसका पूछा है, तो इनटू 56 ग्राम कर देंगे तो बच्चों आंसर आ जाएगा। तो ये क्लियर है बच्चों सबको ये? तो ये हर जगह हमारा टाइम सेव करेगा ऑब्जेक्टिव में, क्वेश्चंस में। तो बच्चों ये क्लियर है सबको ये? अब यहां पर विदाउट लिमिटिंग रिएजेंट क्यों बोला था? क्योंकि एक ही रिएक्टेंट का गिवन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जिससे हमें और अच्छे से ये क्लियर होगा, और ये सबके लिए है बच्चों शॉर्ट ट्रिक। ये सबको क्लियर है? अब और बैलेंसिंग का मतलब बच्चों होता है, बैलेंसिंग का मतलब होता है बच्चों की नंबर ऑफ एटम्स हर टाइप के दोनों साइड्स इक्वल हों। अब बच्चों ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2। बच्चों यहां ध्यान से देखिए, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 प्रोड्यूस्ड ऑन द डीकंपोजिशन। मतलब बच्चों 490 ग्राम पोटेशियम क्लोरेट। अब बच्चों ये 490 ग्राम पोटेशियम क्लोरेट इक्वेशन लिख कर दी है, हमें इक्वेशन लिख कर दी है, 2 KClO3 गिव्स 2 KCl plus 3 O2, 2 KCl3 gives 2 KCl plus 3 O2। अब यहां पर बच्चों हमें बोला है 490 ग्राम पोटेशियम क्लोरेट मतलब KClO3। अब इसमें बताइए जो KClO3 का अमाउंट गिवन है, तो मैंने बोला बच्चों जो भी अमाउंट गिवन हो सबसे पहले उसको मोल में बदलो। अब मास गिवन है 490 ग्राम पोटेशियम क्लोरेट, मास गिवन है तो सबसे पहले मोल में बदलो। अब बच्चों मोल में बदलूंगा तो KClO3 पोटेशियम क्लोरेट, इसमें बच्चों एटॉमिक वेट्स हमने सबको लिखवाए थे, पोटेशियम का एटॉमिक वेट 39, क्लोरीन का 35.5, ऑक्सीजन का 3 into 16 सॉरी, तो 39 प्लस क्लोरीन का 35.5 प्लस
3 इंटू 16 सम करके लाएंगे तो बच्चों आ जाएगा 122.5। तो 490 अपॉन 122.5 सॉल्व करेंगे तो बच्चों ये वैल्यू आ जाएगी 4 मोल KClO3 गिवन है। क्वेश्चन में मैंने बोल था बच्चों जो भी डाटा गिवन हो उसको मोल में बदलो, तो मोल में बदला हमने। अब बच्चों इसको शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हो। O2 के मोल लाने हैं हमें एक तरह से, तो उसको मोल ले आएंगे तो मास में भी बदल सकते थे। अब बच्चों यहां पर शॉर्ट ट्रिक से करें, जो अभी हमने बोला था बच्चों शॉर्ट ट्रिक क्या थी, जिसके भी मोल पता है अपॉन उसी का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, जिसका लाना है उसके मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो बच्चों यहां देख सकते हैं KCl3 का पता है 4 अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 इक्वल्स टू O2 क्या लाना है, तो मोल ऑफ O2 अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3। सॉल्व करेंगे बच्चों ये 2 इंटू 3, तो आंसर कितना आ गया बच्चों 6 मोल O2। सिंपल सा क्वेश्चन हो गया बच्चों डायरेक्ट। अब ये शॉर्ट ट्रिक से हमारा टाइम बचता है, वरना मैं मेथड से भी कर सकता था कि 2 मोल से 3 मोल तो 4 मोल से 6 मोल, तब भी आएगा। अब बच्चों मैं आपसे इस क्वेश्चन में बोलता कि 6 मोल O2 की जगह मैं आपसे पूछूं बच्चों वॉल्यूम एट STP लाते, इसका वॉल्यूम एट STP लाते, तो वॉल्यूम एट STP लाते तो बच्चों यहां पर हम क्या कर देते, अगर वॉल्यूम पूछता तो इंटू 22.4 लीटर O2 हो जाती। तो बच्चों मोल लाने के बाद तो चाहे जिसमें चेंज करें। और प्रांजल शुक्ला, प्रांजीव बेटा मैंने अभी बोला था, अभी जो पढ़ा रहा हूं वो पढ़ो, ये मत सोचो कि ये शॉर्ट ट्रिक कहां कहां काम आएगी, LR में भी यूज करेंगे हम। अभी वहां मत भागो, मैं पढ़ा रहा हूं जो पढ़ो। अब ये सबको क्लियर है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। अब ये क्वेश्चन करिए बच्चों जैसे मैंने अभी पढ़ा है, और इसकी इक्वेशन आपको लिख कर देगा। ये लिख लीजिए बच्चों, ये इक्वेशन आपको लिख कर देगा, इसकी रिएक्शन बैलेंस्ड इक्वेशन जो मैं लिख रहा हूं वो लिख, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कीजिएगा। बच्चों ये जो क्वेश्चन है यहां पर अब आप देखिए बच्चों फिर से, प्रोडक्ट Cl2 का पूछा है वॉल्यूम लिबरेटेड एट STP, लेकिन कब पूछा है ध्यान से देखिए बच्चों, 100 मिलीलीटर 0.2 MHCl सॉल्यूशन रिएक्ट्स विद MnO2। अब बच्चों यहां पर आप देखेंगे रिएक्टेंट 2 हैं लेकिन डाटा एक का ही गिवन है, डाटा एक का ही गिवन है। और बच्चों आप देखेंगे 100 मिलीलीटर 0.2 MHCl, इसको हमने बोला था जो भी बच्चों क्वेश्चन में डाटा हो उसको मोल में बदलोगे। अब मोल में बदलने के लिए यहां आप देखेंगे बच्चों हमें सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया है और मोलैरिटी दी है, और हमने पढ़ा था बच्चों मोलैरिटी और वॉल्यूम से भी हम मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ा था, सॉल्यूशन में सॉल्यूट का मोल ला सकते हैं, लेकिन उसका फॉर्मूला होता है मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर सॉल्यूशन के लिए। अब बच्चों यहां मोलैरिटी तो हमें पता है 0.2, लेकिन वॉल्यूम 100 मिलीलीटर, तो उसको लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे। अब बच्चों यहां पर सॉल्व करोगे तो वैल्यू आ जाएगी ये 0.02 मोल HCl। तो बच्चों मैं 100 मिलीलीटर 0.2 HCl बोलूं या 0.02 मोल HCl बोलूं, बात एक ही है। और यहां आप देखेंगे बच्चों 0.02 मोल HCl है, रिएक्टेंट के मोल हैं, लेकिन हमें प्रोडक्ट का वॉल्यूम पूछा है गैस का एट STP। तो बच्चों शॉर्ट ट्रिक से यूज कर सकते हो, अब के एक रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट के लिए कर सकते हैं। तो यहां पर अब इसमें गिवन मोल इन क्वेश्चन अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 4 इक्वल्स टू Cl2 के लिए लाना है, तो Cl2 के मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1। सॉल्व करेंगे बच्चों, मोल ऑफ Cl2
हाफ इंटू 10⁻⁻² मोल आ जाएंगे। लेकिन बच्चों ये Cl2 के मोल आए और हमसे वॉल्यूम इन मिलीलीटर पूछा है एट एसटीपी। अब बच्चों मिलीलीटर में पूछा, ये भी ध्यान से देखिएगा। तो वॉल्यूम ऑफ Cl2 1 मोल का हमें पता है होता है 22,400 मिलीलीटर। तो इतने मोल का कितना हो जाएगा इंटू 22,400 और सॉल्व करेंगे बच्चों, वैल्यू आंसर आ जाएगा 112 मिलीलीटर Cl2 गैस एट एसटीपी। 112 मिलीलीटर एट एसटीपी। अब यहां पर बच्चों ये ध्यान रखिएगा कि ये एसटीपी जो है इस पर वॉल्यूम ओनली फॉर गैसेस के लिए ही मोल ला सकते हैं, जबकि ये जो है वो लिक्विड है, सॉल्यूशन है, इसलिए मोल से ही करना पड़ेगा इनको। तो बच्चों ये क्लियर है सबको? ये ध्यान रखिएगा बच्चों कि वॉल्यूम जो है डायरेक्ट मोल लाने के लिए हम गैसेस के लिए एसटीपी कर सकते थे, तो वो हमने किया। ये सबको क्लियर है बच्चों? वापस है। और ये जो क्वेश्चन है बच्चों, ये एनसीईआरटी का इस टाइप का अनसॉल्व क्वेश्चन है। ओके, मैंने पहले भी बोला इस चैप्टर में से, एनसीईआरटी में से एज इट इज आते। साक्षी कुमारी बेटा एसटीपी बोला है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हर जगह 22.4 से डिवाइड करके मोल ले आओ या 22,400 से डिवाइड करके मोल ले आओ। वो तभी ला सकते हैं जब वो गैस हो, और गैस थी जब हमने यूज किया उसको, ये सॉल्यूशन था। अब बच्चों इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। अब यहां बच्चों आप ध्यान से देखिए, हमसे बोला है वॉल्यूम ऑफ एयर रिक्वायर्ड एट एसटीपी फॉर द कंप्लीट कंबशन ऑफ 90 ग्राम ग्लूकोज। 90 ग्राम ग्लूकोज। अब बच्चों ग्लूकोज का फॉर्मूला आप सबको पता है C6H12O6। अब यहां ध्यान से देखिएगा बच्चों, एक पॉइंट जो मैं बोल रहा हूं ध्यान से क्लियर रखिएगा बच्चों। जो क्वेश्चंस जो कॉमन होते हैं, बैलेंस्ड इक्वेशन का मतलब होता है हर टाइप का एटम दोनों साइड, रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड इक्वल हो जाए। अब यहां पर जो मैं बोल रहा हूं आपको बच्चों ध्यान सुनिएगा कि ये जो इक्वेशन है कंबशन इक्वेशंस, क्लियर रखिए, सुन लीजिए बच्चों ध्यान से। कंबशन इक्वेशन आपको कभी भी क्वेश्चन में वो खुद लिखकर नहीं देगा, ये हमें ही लिखनी पड़ती है। अब लिखेंगे कैसे कंबशन इक्वेशंस? तो बच्चों कंबशन इक्वेशन लिखने के लिए हमें जो कंपाउंड दिया है, अच्छा बच्चों पहले, लेकिन हमें 90 ग्राम ग्लूकोज लिखा है तो ये मास है। मास है तो पहले हम इसको मोल में बदल लें। अब बच्चों मोल में बदलूंगा तो ग्लूकोज का मास 90 ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट लाऊं बच्चों 6 कार्बन एटम का 6 इंटू 12 प्लस 12 प्लस 6 इंटू 16 180। तो बच्चों इसके मोल हो गए हाफ मोल ग्लूकोज। तो हाफ मोल ग्लूकोज का हमें कंबशन करवाना है, हाफ मोल ग्लूकोज का कंबशन करवाना है हमें। अब बच्चों हाफ मोल ग्लूकोज के कंबशन की इक्वेशन लिखे हम पहले तो। ये ध्यान से देखिएगा बच्चों, जिनको भी कंबशन इक्वेशन लिखना कंफ्यूजन होता है या याद नहीं आती उसको ध्यान से देखिए। कंबशन इक्वेशन, अच्छा C6H12O6 इसका कंबशन होगा। अच्छा बच्चों आप सबको पता होगा कि कंबशन हमेशा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, कंबशन हमेशा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। तो ये ध्यान रखिएगा बच्चों, कंबशन किसी का भी करवाना हो हमेशा उसमें 2 रिएक्टेंट होंगे, एक वो रिएक्टेंट जिसका कंबशन करवाना है, दूसरी ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन गैस होती है, सबको पता है बच्चों। यहां पर आप ध्यान सुनिए, कंबशन इक्वेशन किसी की भी लिखनी हो, कंबशन इक्वेशन किसी की भी लिखनी हो, सबसे पहले उसमें हमारे सिलेबस में जो है बच्चों वो ध्यान सुन लीजिए, हमारे सिलेबस में कंबशन इक्वेशंस है ओनली ऑफ हाइड्रोकार्बन्स या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, मतलब जिनमें कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही होंगे, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होंगे। और मैं आपको बोल रहा हूं बच्चों कि किसी भी कंपाउंड में
अगर कार्बन है तो उससे हमेशा CO2 प्रोडक्ट बनता है, ये ध्यान रखिए, CO2 बनता है। हाइड्रोजन है तो उससे H2O बनता है प्रोडक्ट। ये दो ध्यान रखिएगा बच्चों। कार्बन वाले ही कंपाउंड्स हमारे सिलेबस में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कंबशन मतलब बच्चों हिंदी वालों के लिए बोल रहा हूं, दहन मतलब जलाना, दहन या जलाना होता है कंबशन। अब कार्बन है उसमें कंपाउंड में तो CO2 बनेगा, हाइड्रोजन है तो H2O बनेगा। अब आप यहां देखिए बच्चों, कंबशन में हमेशा दो रिएक्टेंट होंगे, एक जिसका कंबशन करवाना है, दूसरा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हम सबसे लास्ट में बैलेंस करेंगे बच्चों, इसको ध्यान से देखिएगा। जितने कार्बन एटम होते हैं बच्चों, लिखना बहुत इजी है, कंबशन इक्वेशन लिखना बहुत इजी, बस समझिएगा बच्चों। याद हमें एक भी नहीं होगी कंबशन इक्वेशन, लिख हम सब लेंगे, वरना कई बुक्स में नोट्स में इनके लिए जनरल इक्वेशंस लिखी होती है जो हमने नहीं रटनी है बच्चों। जितनी जरूरत होगी उतना याद करेंगे हम बस। अब यहां देखिए बच्चों, जितने कार्बन एटम उतने मोल CO2 प्रोडक्ट साइड लिख देना। 6 कार्बन एटम थे इसलिए 6 CO2 प्रोडक्ट साइड। जितने हाइड्रोजन एटम है उसके आधे H2O लिख दीजिएगा, उसके आधे लिख दीजिएगा। और आधे लिखने के लिए क्यों बोल रहा हूं बच्चों, क्योंकि आधे लिखेंगे तो ये 12/2 6 H2O हो गया। तो बच्चों यहां पर ध्यान से देखिए, जितने कार्बन एटम, अब बच्चों कार्बन बैलेंस हो गए दोनों साइड, क्योंकि 6 कार्बन एटम 6 CO2 में 6 कार्बन हो गए, 12 हाइड्रोजन 6 H2O में बच्चों 6 × 2 12 हाइड्रोजन हो गए। अब ध्यान से देखिएगा बच्चों, प्रोडक्ट साइड जब मैं ऑक्सीजन काउंट करूंगा तो बच्चों 1 CO2 में 2 कार्बन तो 6 CO2 में 12 ऑक्सीजन एटम हो गए। 1 H2O में 1 ऑक्सीजन तो 6 H2O में 6 ऑक्सीजन एटम हो गए। तो बच्चों टोटल ऑक्सीजन एटम प्रोडक्ट साइड 18 हो गए। अब ध्यान रखिएगा बच्चों, जितने ऑक्सीजन एटम प्रोडक्ट साइड वही टोटल रिएक्टेंट साइड होने चाहिए। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, अगर प्रोडक्ट साइड 18 है तो रिएक्टेंट साइड 18 होने चाहिए। लेकिन ध्यान रखिएगा बच्चों कि यहां पर जो कंपाउंड है जिसका कंबशन करवा रहे हैं उसमें ऑलरेडी कोई ऑक्सीजन प्रेजेंट तो नहीं है। अगर है तो बच्चों जितनी ऑक्सीजन प्रोडक्ट साइड है उनमें से ऑलरेडी प्रेजेंट को माइनस करिए, पहले से जो है उनको माइनस करिए, बचे हुए जैसे पहले से 18 में से 6 पहले से बैलेंस्ड है तो बच्चों 18 - 6 12, और 12 को हम बैलेंस करेंगे यहां अपॉन 2 करके, और 12 को जब बैलेंस करेंगे अपॉन 2 करके तो बच्चों ये कितना हो गया 6। तो 6 O2 में आप देख सकते हैं बच्चों 12 ऑक्सीजन प्लस 6 18 हो गए। रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड ऑक्सीजन बैलेंस हो गई। तो सिंपल सा एक चीज बोल रहा हूं बच्चों, अभी मैंने फर्स्ट टाइम समझाया इसलिए कुछ को हो सकता है लेंदी लगे, बाकी ये बिल्कुल इजी, कोई जनरल इक्वेशंस याद नहीं करनी हमने, क्योंकि ये थर्मोडायनेमिक्स में भी काम आती है, हीट ऑफ कंबशन में भी, वहां भी ऐसे कैसे लिखनी है हमने। तो यहां पर बच्चों देखिएगा, वापस बोल रहा हूं, कंबशन इक्वेशन किसी के भी लिखनी हो तो जितने कार्बन एटम, एक बार और बोल रहा हूं बच्चों, जितने कार्बन एटम उतने मोल CO2 प्रोडक्ट साइड, जितने हाइड्रोजन एटम उसके आधे H2O प्रोडक्ट साइड, ऑक्सीजन एटम प्रोडक्ट साइड टोटल काउंट करो, उनमें से पहले से प्रेजेंट ऑक्सीजन को माइनस करके बचे हुए को अपॉन 2 करके बैलेंस करना है। अब इसकी जगह बच्चों मान लीजिए, अगर मैं आपसे एक जनरल दूसरी इक्वेशन बता रहा हूं, साथ में जितने तरह की कंबशन हो सकती हैं वो मैं आपको सब बता रहा हूं, बट पहले बच्चों ये वाला जो है क्वेश्चन, अब यहां पर हमसे क्वेश्चन ने पूछा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर। तो एक चीज ध्यान रखिएगा बच्चों, एयर का वॉल्यूम पूछे तब भी ऑक्सीजन का ही वॉल्यूम लाना है। कैसे लाएंगे बच्चों, यहां पर आप देख सकते हैं वॉल्यूम हमें लाना है फॉर द कंबशन ऑफ 90 ग्राम ग्लूकोज, और 90 ग्राम ग्लूकोज का मतलब बच्चों ½ मोल ग्लूकोज था। अब बच्चों हम इसको शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक से करेंगे तो ग्लूकोज का मोल है ½ स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है 1 इक्वल टू
O2 का मोल लाने हैं अपॉन स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 6, तो बच्चों O2 का मोल आ गया हाफ इंटू 6, 3 मोल O2। लेकिन बच्चों हमसे वॉल्यूम नहीं पूछा, मोल नहीं पूछा है, वॉल्यूम पूछा है। तो 1 मोल का वॉल्यूम 22.4, तो वॉल्यूम ऑफ O2 67.2 लीटर O2 हो गया। अब बच्चों ये लेकिन 67, अभी बहुत सारे बच्चों ने बोल दिया 67.2 लीटर, लेकिन बच्चों ये आंसर आया है ऑक्सीजन का। आप पढ़िए ध्यान से, ऑक्सीजन का पूछा है आपसे या एयर का पूछा है वॉल्यूम? एयर का पूछा है। और बच्चों आप सबको पता है एयर तो बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर होती है, उसमें तो नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, अमोनिया, CO2, ऑक्सीजन, बहुत सारी गैसेस होती हैं। उसमें से ऑक्सीजन का वॉल्यूम लाना है आपको। तो बच्चों आप सब बचपन से पढ़ रहे हैं कि इन एयर 21% बाय वॉल्यूम ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। बच्चों ये आपको याद होना चाहिए, इन एयर 21% बाय वॉल्यूम ऑक्सीजन इज प्रेजेंट। और बच्चों इस 21% बाय वॉल्यूम O2 का मतलब होता है कि 21 लीटर O2 इज प्रेजेंट इन 100 लीटर एयर। मतलब बच्चों यहां क्या हो गया, इसका मीनिंग कि अगर मैं 100 लीटर एयर लूंगा तो 21 लीटर ऑक्सीजन ही मिलेगी बच्चों हमें। तो यहां पर हमें ये ध्यान रखना था, ये 21% बाय वॉल्यूम। और बच्चों कैलकुलेशन इजी करने के लिए इस 21 लीटर को मैं ऑलमोस्ट 20 लीटर मान सकता हूं। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि जितना मुझे ऑक्सीजन चाहिए उसका ऑलमोस्ट 5 टाइम्स चाहिए एयर का वॉल्यूम, तब जाकर मुझे, मतलब इसका मीनिंग क्या है बच्चों कि अगर मुझे 20 लीटर ऑक्सीजन चाहिए तो मुझे 100 लीटर एयर लेनी पड़ेगी, मतलब 5 गुना, 5 टाइम्स लेनी पड़ेगी। तो बच्चों यहां से कंक्लूजन हम बोल सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ एयर जो होता है वो ऑलमोस्ट 5 टाइम्स ऑफ ऑक्सीजन होता है। तो बच्चों आगे से ये ध्यान से पढ़िएगा, अगर O2 पूछे तो आंसर 67.2 लीटर, लेकिन एयर का वॉल्यूम पूछा है तो बच्चों एयर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 5 इंटू ऑक्सीजन वॉल्यूम 67.5 लीटर। तो अप्रॉक्स आंसर 336 लीटर एयर। तो बच्चों ये क्लियर है सबको ये? और एक चीज ध्यान रखिएगा बच्चों, जिनको लग रहा है ये क्वेश्चन बड़ा है, नहीं है, ये मैंने आपको कंबशन इक्वेशन लिखना पहली बार बताया इसलिए अभी लग रहा है, बाकी आप इनको डायरेक्ट करोगे बहुत जल्दी होएगा। अब बच्चों ये क्लियर सबको ये? अब इसी में मैं आपको बच्चों एक कंबशन इक्वेशन किसी दूसरे की भी लिखनी हो तो भी मैं आपको इसमें हम कर सकते हैं बच्चों क्वेश्चन। अगर बच्चों मैं आपको बोलूं इसके, अगर मैं आपको इसकी जगह, सपोज बच्चों ग्लूकोज की जगह देता इथेनॉल की कंबशन इक्वेशन लिखें। अब बच्चों इथेनॉल की कंबशन में लिखें। अब बच्चों ये मत सोचिएगा कि एयर में तो बहुत सारी गैसेस होती हैं, हमने ऑक्सीजन को ही सेलेक्ट क्यों किया, क्योंकि कंबशन में ऑक्सीजन काम आती है, इसलिए ऑक्सीजन की हेल्प से हमने एयर का वॉल्यूम लाए। और ये 21% कहां से आया बच्चों, ये तो बचपन की चीजें हैं, ये तो आप बचपन से पढ़ रहे हो कि 78% बाई वॉल्यूम नाइट्रोजन होती है, 21% बाई वॉल्यूम ऑक्सीजन होती है। अब यहां पर बच्चों मैं इसको समराइज करूं शॉर्ट में, अब सुन लीजिए बच्चों, आगे से हमें जल्दी करने क्वेश्चंस। तो कंबशन इक्वेशन जब भी लिखनी हो, किसी की भी लिखनी हो, तो हम लिखेंगे फास्ट उसको थोड़ा सा। कैसे लिखेंगे, बोर्ड पर लिखिए बच्चों। अगर मुझे C2H5OH की लिखनी है तो कंबशन का मतलब है ऑक्सीजन गैस होगी ही। अब बच्चों थोड़ा सा फास्ट बता रहा हूं, देखिए, जितने कार्बन एटम उतने मोल CO2 प्रोडक्ट साइड, जितने हाइड्रोजन एटम 5 + 1 6, उसके हाफ मोल H2O लिख दोगे तो 6/2, मतलब कितने हो गए 3H2O। अब
टोटल ऑक्सीजन एटम प्रोडक्ट साइड काउंट करो तो 2 इंटू 2 4 ऑक्सीजन, 2 इंटू 2 4 ऑक्सीजन, 3 इंटू 1 3 ऑक्सीजन। अब बच्चों टोटल ऑक्सीजन प्रोडक्ट साइड 7 हो गए, लेकिन आप देख सकते हैं इसमें 1 ऑलरेडी है, तो 7 माइनस 1 6, 6/2 ऑक्सीजन बैलेंस करोगे। तो बच्चों अब इक्वेशन लिखना बहुत इजी, कंबशन इक्वेशन पहली बार पढ़ी हमने इसलिए बता दिया मैंने आपको। अब यहां पर इसकी जगह अगर सपोज बच्चों होता CH3COOH, अब मैं इसको थोड़ा सा और फास्ट लिखूंगा, इक्वेशन बैलेंस करना। बच्चों 2 कार्बन एटम तो डायरेक्ट लिखे 2CO2, 4 हाइड्रोजन एटम तो उसके आधे 4/2 2H2O डायरेक्ट लिख रहा हूं। देख सकते हैं 2 इंटू 2 4 प्लस 2 6, 6/2, लेकिन यहां पर 2 ऑलरेडी हैं, तो 6 माइनस 2 4, 4/2 2O2। चेक कर सकते हो बच्चों, बैलेंस हो गई। अब यहां पर 2 कार्बन एटम थे बैलेंस, हर चीज बैलेंस्ड इक्वेशन लिखना इजी सा। अब बच्चों ये तो हमने बोला कंबशन इक्वेशन लिखना, लेकिन यहां पे पहले वाले का एक कंक्लूजन मैं आपको बोलूं बच्चों, तो हमारे लिए काम की चीज है ये कि एयर का वॉल्यूम ऑक्सीजन के वॉल्यूम का 5 टाइम्स मानते हैं अप्रोक्स। क्यों? क्योंकि एयर में 21% बाय वॉल्यूम ऑक्सीजन होती है। तो ये क्लियर है बच्चों सबको ये। अब यहां पर कंबशन इक्वेशन बोली है बच्चों, रिया राज बेटा ये ध्यान रखिएगा, कंबशन इक्वेशन लिखनी है तो सिंपल सा मैंने हर तरह की आपको बता दी, अब आप लिख लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं बच्चों, ये कीजिए बच्चों। और बच्चों ये जो इक्वेशन है इसकी इक्वेशन आपको लिख कर दी है उसने, C+CO2 गैस गिव्स 2CO गैस। अब बच्चों हमने जो पढ़ा आज, कंक्लूजन्स जो लिखे थे बच्चों सबसे पहले, कंक्लूजन्स जो लिखे थे सबसे पहले वो अब हम यूज करेंगे क्वेश्चंस में। ध्यान से देखिए बच्चों, इसमें क्या लिखा है, 18 मिलीलीटर CO2 इज पास्ड ओवर कार्बन at a certain temperature and pressure. Find the volume of carbon monoxide produced. मतलब बच्चों इसने वर्ड्स में भी बता रखा था इक्वेशन कैसे लिखनी है। बच्चों CO2 को पास करते हैं कार्बन पर से, तो CO प्रोड्यूस्ड होती है, मतलब CO प्रोडक्ट है, C+CO2 रिएक्टेंट है। अब यहां आप देखेंगे बच्चों तो ये C क्या है, सॉलिड, लेकिन आप ध्यान से देखिए बच्चों जिसका वॉल्यूम गिवन है ये गैस है। ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये CO2 गैस है और जो प्रोडक्ट है वो भी गैस है। अब बच्चों ये CO2 गैस है, प्रोडक्ट भी गैस है, और गैस का वॉल्यूम गिवन है, गैस का ही वॉल्यूम फाइंड करना है। तो बच्चों हमने पढ़ा था आज सबसे पहले कंक्लूजन जो हमने पढ़े थे बच्चों, ये वापस देखिए बच्चों, हमने पढ़ा था कि रेशियो ऑफ स्टाइकेमेट्रिक कोफिशिएंट्स जो है वो रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ गैसेस लिख सकते हैं एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। मतलब बच्चों गैस का वॉल्यूम गिवन हो, गैस का लाना हो। वेरी गुड बच्चों, बहुत सारे स्टूडेंट्स का सही है, वॉल्यूम गिवन है, गैस का लाना है, तो कोफिशिएंट को डायरेक्टली वॉल्यूम की टर्म में लिख सकते हैं। या जो इसकी शॉर्ट ट्रिक हमने पढ़ी थी बच्चों, क्वेश्चन में जो बताई थी शॉर्ट ट्रिक बच्चों, यहां मैं शॉर्ट ट्रिक में मोल की जगह वॉल्यूम डायरेक्टली यूज कर सकता हूं, डायरेक्टली यूज कर सकता हूं मोल की जगह वॉल्यूम शॉर्ट ट्रिक में। क्यों कर सकता हूं बच्चों, यहां आप देखेंगे बच्चों हमें गैस का वॉल्यूम गिवन है, गैस का लाना है। अच्छा टेम्परेचर प्रेशर वेरिएबल या कांस्टेंट है, कांस्टेंट। तो बच्चों पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट, तो V प्रोपोर्शनल टू N। मतलब बच्चों कोफिशिएंट की जगह वॉल्यूम यूज कर सकते हैं। तो आप देखेंगे बच्चों यहां पर CO2 का वॉल्यूम गिवन है, शॉर्ट ट्रिक में यूज कर सकते हो, 18 मिलीलीटर में है।
अपॉन कॉफिशिएंट 1 इक्वल्स टू CO का वॉल्यूम लाना है अपॉन स्टाइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट 2। तो सॉल्व करेंगे बच्चों, आंसर आ गया 36 मिलीलीटर कार्बन मोनोऑक्साइड। बच्चों ये क्लियर है सबको? बच्चों ये इजी सा क्वेश्चन, लेकिन बच्चों मैं इसको अभी तक का सबसे अच्छा क्वेश्चन बोलूंगा, क्योंकि हमने जो थ्योरी पढ़ी वो आपको ध्यान थी, तो ये क्वेश्चन इजी सा छोटा सा क्वेश्चन हो गया बच्चों ये। तो इसीलिए मैंने आपको जो थ्योरी आज सबसे पहले पढ़ाई उसको बोला था यूज करना में आना चाहिए कि गैस का वॉल्यूम गिवन है, गैस का ही लाना है, तो बच्चों हम वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू मोल से कर सकते हैं। मतलब जो हमने शॉर्ट ट्रिक पढ़ी उसमें बच्चों ध्यान रखिएगा, मोल की जगह वॉल्यूम यूज कर सकता हूं। तो ये सबको क्लियर है बच्चों यहां तक? अब मैं जो क्वेश्चन करवाने वाला हूं वो और अच्छे होंगे। एक क्वेश्चन मैं आपको ऐड करके दे रहा हूं बच्चों, ये उसमें क्वेश्चन बोल रहा हूं बच्चों मैं आपको, फाइंड वॉल्यूम ऑफ O2 required for the complete combustion of 10 liter C2H4 gas, 10 liter C2H4 gas at certain temperature and pressure। ये क्वेश्चन बोला है बच्चों, फाइंड वॉल्यूम ऑफ O2 रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट कंबशन ऑफ 10 लीटर C2H4 गैस एट टेम्परेचर एंड सर्टेन टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब बच्चों अब यहां देखेंगे आप, हमें क्वेश्चन में बोला है O2 का वॉल्यूम लाएं। अब हमसे पूछा है 10 लीटर C2H4 गैस। अब बच्चों यहां पर C2H4 गैस का कंबशन बोला है, तो सबसे पहले कंबशन की इक्वेशन लिखें इसकी, और रिएक्टेंट दो होंगे C2H4 और ऑक्सीजन, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के कंबशन नहीं होता बच्चों। अब आप देख सकते हैं 2 कार्बन एटम, तो प्रोडक्ट साइड 2 CO2 लिखेंगे, 4 हाइड्रोजन एटम तो 4/2 तो 2H2O लिख दोगे, और ऑक्सीजन काउंट करें प्रोडक्ट साइड 2 इंटू 2 4 प्लस 2 6। अब बच्चों आप देखेंगे C2H4 में एक भी नहीं है, तो सारे बैलेंस होंगे O2 में। अब बच्चों 6/2 कितना हो गया? 3O2। और आप फिर से देखो बच्चों, गैस का वॉल्यूम गिवन है, गैस का ही वॉल्यूम लाना है, और गैस का वॉल्यूम गिवन है। वेरी गुड बच्चों, सबका सही है। 30 लीटर 20 नहीं आएगा, 100 नहीं आएगा रेहान, या जिसका भी आया बच्चों। अब यहां पर देख सकते हैं आप, C2H4 का वॉल्यूम 10 अपॉन उसका कॉफिशिएंट 1 इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ O2, इसका कॉफिशिएंट 3। तो सॉल्व करेंगे बच्चों, एक ही बार में आंसर आ गया 30 लीटर O2। तो क्वेश्चंस में जो मैं चेंज कर सकता हूं बच्चों वो बताता जा रहा हूं। एयर का बच्चों मुझे बताइए, अगर मैं इसी क्वेश्चन में ऑक्सीजन की जगह एयर का वॉल्यूम पूछ लेता तो क्या आंसर होता? तो बच्चों हमने पढ़ा वॉल्यूम ऑफ एयर 5 टाइम्स ऑफ ऑक्सीजन होता है, तो इंटू 5 और कर देते हम इसी में। ये क्लियर है बच्चों सबको? ये इसी में 5 टाइम्स कर देते तो आंसर एयर का आ जाता। ये सबको क्लियर है बच्चों? अब नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा मैं इन्हीं को और अच्छा करूंगा बच्चों, जो हमने कंक्लूजन बनाए थे उन्हीं को यूज करके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं बच्चों। अब आप देखिए बच्चों, यहां लिखा है 1 लीटर गैसियस हाइड्रोकार्बन, गैसियस हाइड्रोकार्बन ऑन कंप्लीट कंबशन प्रोड्यूसेस 6 लीटर CO2 एंड 8 लीटर वाटर लिखा है बच्चों, या वाटर वेपर्स लिखा है? वाटर वेपर्स लिखा है। और बच्चों इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड पूछा है बच्चों, सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ द हाइड्रोकार्बन। अब बच्चों ऐसे क्वेश्चन ये एग्जाम वालों को बहुत अच्छे लगते हैं, और ये एनसीईआरटी के फिर से अनसॉल्व क्वेश्चंस हैं जो बहुत कंपटीशंस में आ चुके हैं। अब बच्चों यहां ध्यान से देखिए, हमें इसने बोला है हाइड्रोकार्बन का
फॉर्मूला लाएं जो कि गैसियस है। अब बच्चों गैसियस हाइड्रोकार्बन है, मतलब हाइड्रोकार्बन का मीनिंग समझिएगा। हाइड्रोकार्बन का मतलब उस कंपाउंड में ओनली कार्बन और हाइड्रोजन है। हाइड्रोकार्बन का मीनिंग कार्बन और हाइड्रोजन है बच्चों। अब कार्बन और हाइड्रोजन है तो हमें नहीं पता, फॉर्मूला लाना है हमें। हमें नहीं पता कितने कार्बन एटम है कितने हाइड्रोजन है, तो हमने अज्यूम कर लिए कार्बन एटम x है, हाइड्रोजन एटम y है उसमें। अब हमें बोला कंबशन होता है इसका, तो इसकी कंबशन इक्वेशन लिखिए बच्चों। कंबशन इक्वेशन लिखिए, लिखेंगे तभी स्टोइकियोमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व होने, अदरवाइज तो कभी होंगे नहीं। अब बच्चों आप देखेंगे, हमने बोला जितने कार्बन एटम होते हैं उतने मोल CO2, अब के हमने वो x माने, इसलिए x मोल CO2 बनेंगे। हाइड्रोजन एटम जितने होते हैं y हैं, उसके आधे मोल H2O बनते हैं। अब ये ध्यान से देखिएगा बच्चों, H2O, लेकिन यहां एक चीज ध्यान से देखिए बच्चों, वाटर की फिजिकल स्टेट देखिए, वो क्या है, वाटर या वेपर्स है। वेपर्स है मतलब बच्चों ये लिक्विड है या गैस है, गैस है। तो ये ध्यान से देखिए बच्चों, जितने कार्बन एटम हमने x और y मान लिया, तो x कार्बन एटम तो x मोल CO2, y हाइड्रोजन एटम तो y/2 H2O गैस बनेगी। अब यहां पर अब बच्चों इसमें जो है हम ऑक्सीजन को बैलेंस करें, तो जैसे हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे जैसे पहले कर रहे थे वैसे कीजिए। अब बच्चों आप देखेंगे 1 मोल CO2 होता तो 2 ऑक्सीजन एटम होते, लेकिन है कितने x, तो x इंटू 2x ऑक्सीजन एटम हो गए। बच्चों अगर ये 1H2 होता तो 1, लेकिन है कितने y/2, तो y/2 इंटू 1 मतलब y/2 ऑक्सीजन एटम। अब बच्चों प्रोडक्ट साइड टोटल ऑक्सीजन एटम कितने हो गए, 2x प्लस y/2 ऑक्सीजन एटम, या इसमें 2 LCM ले लूं बच्चों तो ये हो जाएंगे 4x प्लस y/2 ऑक्सीजन एटम्स ऑन प्रोडक्ट साइड। ध्यान रखिएगा बच्चों, प्रोडक्ट साइड इतने ऑक्सीजन एटम। अब रिएक्टेंट में एक भी ऑक्सीजन नहीं है तो सारे बैलेंस होंगे O2 में, तो O2 में बच्चों हम हाफ करके बैलेंस करते, तो हाफ और करूंगा तो बच्चों ये क्या हो जाएगा 4x प्लस y/2 और, तो बच्चों 4x प्लस y/4। तो बच्चों ये जो मैंने पूरी इक्वेशन बैलेंस करना सिखाई ये समझिएगा ध्यान से। इसमें मैं चेंज करूंगा भी क्वेश्चन में, चेंज करूंगा भी क्वेश्चन में इसमें, इसलिए ध्यान से देखिएगा। अब बच्चों यहां पर आप देखेंगे हमने फॉर्मूला लाना था इसलिए CxHy माना, लेकिन अब लाएंगे कैसे हम, क्योंकि हमें कार्बन एटम लाने हैं तो पहले x फाइंड करना पड़ेगा और y फाइंड करना पड़ेगा। अब यहां पर जो है मतलब x और y लाना है तो लाएंगे कैसे, उसके लिए हमें क्वेश्चन ने दिया है CO2 का वॉल्यूम और वाटर वेपर का वॉल्यूम, मतलब बच्चों इन्हीं दोनों से लाना पड़ेगा। अब हमने पढ़ा है बच्चों आज ही कि जो रेशियो ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स होते हैं वो रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ गैसेस के भी इक्वल होते हैं अगर वो सब पूरी रिएक्शन सेम टेम्परेचर प्रेशर पर होती है। मतलब बच्चों रेशियो ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इक्वल्स टू रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ गैसेस एट सेम टेम्परेचर प्रेशर होती है। अब बच्चों आप देखेंगे हमें CO2 H2O वेपर का वॉल्यूम दिया है तो उनके कोएफिशिएंट हमें पता है x और y/2। तो बच्चों CO2 H2O के वॉल्यूम दिए, इसीलिए मैं उन दोनों के रेशियो ले रहा हूं, ये समझिएगा बच्चों, वरना कुछ को लगता है कि हमने CO2 और वाटर का ही रेशियो क्यों लिया, क्योंकि डाटा उन्हीं दोनों के गिवन है। तो बच्चों यहां पर ये जो है x और y/2 लिखूंगा बच्चों, यहां पर x इज टू y/2 और यहां पर बच्चों इसके वॉल्यूम दोनों के हैं 6 और 8। तो हमें पूछा है सिंपलेस्ट रेशियो,
सिंपलेस्ट फॉर्मूला मतलब मैं इसको और सिंपल करूंगा बच्चों तो क्या हो गया सिंपल 3:4 और कंपेयर करोगे बच्चों आप इससे तो x की वैल्यू आ गई 3, y/2 की वैल्यू आई बच्चों 4 मतलब क्या हो गया y = 8 और सिंपलेस्ट फॉर्मूला मतलब एम्पेरिकल फॉर्मूला आंसर हो गया बच्चों C3H8 जो बहुत सारों ने किया। रोहित कुमार बेटा ये जो तुम बोल रहे हो ये सिंपल सा सीधे सीधे पढ़ो ध्यान से। यहां पर जो लिखा है हमने मतलब ये बच्चों हमने जो स्टार्टिंग में लिखा था कि रेशियो ऑफ स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ गैसेस होता है। तो बच्चों ये हम डायरेक्ट कर सकते हैं इसको यूज। और यहां पर एसटीपी लिखा ही नहीं है इसलिए मैं 22.4 वाला यूज कर ही नहीं सकता था यहां पर। वेरी गुड बच्चों बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये सही है। तो बच्चों ये समझ में आया रेशियो ऑफ स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट इक्वल टू रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ गैसेस। लेकिन वॉल्यूम था इसलिए सिंपलेस्ट फॉर्मूला हम इससे लाए। ये सबको क्लियर है बच्चों। अब इसी का एक और इसी तरह का अच्छा 1 मिनट सुनिए बच्चों इसमें मैं चेंज कर रहा हूं। अभी कुछ स्टूडेंट्स को लगता है जो ज्यादा दिमाग लगाते हैं उनको लगता है कि सर ने फालतू ही इतना सारा टाइम लगाया ऑक्सीजन को बैलेंस करने में, इसकी जरूरत क्या थी। तो सुनिए बच्चों क्वेश्चन में चेंज कर रहा हूं। अगर मैं आपको इसी क्वेश्चन में बोलता कि 6 लीटर CO2 प्रोड्यूस होती है ये लिखता बट 8 लीटर वाटर वेपर नहीं देता। मैं आपको बोलता 6 लीटर CO2 प्रोड्यूस होती है और V लीटर ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड, V लीटर ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड। तो बच्चों V लीटर ऑक्सीजन मतलब फिर मैं कोफिशिएंट किसका लेता ऑक्सीजन का, मतलब बच्चों H2O की जगह y/2 की जगह ये कोफिशिएंट लेता। मतलब पहले मैं x बाल लाता फिर y की वैल्यू पुट करता। तो बच्चों ये क्लियर है सबको ये। और सेम टेम्परेचर प्रेशर ना लिखे तो बच्चों ये ध्यान रखिएगा टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट मानेंगे। एक बार और बोल रहा हूं बच्चों इस तरह के क्वेश्चन जब भी बोला इसने कंप्लीट कंबशन तो कंबशन की जनरल हमने लिखी x और y मानकर इक्वेशन लिखी ऑक्सीजन को। अब एक चीज सुनिएगा बच्चों ऑक्सीजन हर बार बैलेंस नहीं करना है आपको, क्वेश्चन पढ़िएगा अगर उसमें ऑक्सीजन का डाटा हो तो ही बैलेंस करिएगा। अब यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं बच्चों इसी तरह का दूसरा क्वेश्चन, इसी तरह का दूसरा क्वेश्चन जिससे क्लियर होगा आपको अच्छे से। और यहां पर आप देखिए फिर से लिखा है गैसियस हाइड्रोकार्बन, गैसियस हाइड्रोकार्बन ऑन कंप्लीट कंबशन। लेकिन बच्चों पढ़िए 8.8 ग्राम CO2 5.4 ग्राम H2O आया और पूछा है फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन। बच्चों यहां सिंपलेस्ट नहीं पूछा है फॉर्मूला पूछा है, फॉर्मूला पूछा है मतलब एग्जैक्ट लाना है फॉर्मूला में। लेकिन बच्चों अब यहां जनरल इक्वेशन लिखूंगा, हाइड्रोकार्बन हमें नहीं पता CXHY मान लिया। बट बच्चों बताइए क्या आपके ऑक्सीजन को बैलेंस करूं क्या, नहीं करोगे क्योंकि CO2 H2O के लिए है ही नहीं, ऑक्सीजन का डाटा ही नहीं है तो बैलेंस नहीं करोगे। जितने कार्बन एटम उतने मोल CO2 गैस, जितने हाइड्रोजन एटम Y उसके आधे H2O लिखेंगे। अब बच्चों यहां पर लिखेंगे जब इसको हमें श्रेया बेटा पहले वाले क्वेश्चन में x और y चाहिए थे इसलिए हाइड्रोकार्बन का वॉल्यूम यूज ही नहीं करने की जरूरत थी क्योंकि उसमें लाना है हमें वो, इसलिए जिनकी जरूरत है उन्हीं को यूज करेंगे बस। अब यहां आप देखिए बच्चों CO2 का मास है तो इसको मोल में बदले हम तो 8.8 ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट तो इसके मोल हो गए बच्चों 0.2 मोल CO2 है क्वेश्चन में प्रोड्यूस्ड। 5.4 ग्राम H2O मतलब बच्चों इसको भी मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट H2O का 18 डिवाइड करेंगे तो सॉल्व करेंगे तो 0.3 मोल H2O आ जाएंगे बच्चों। अब के ध्यान से देखिए और विश्वजीत बेटा अगर टेम्परेचर प्रेशर के लिए कभी किसी क्वेश्चन में ना लिखा हो कि वो कांस्टेंट है या नहीं तो कांस्टेंट मानेंगे हम, क्योंकि वेरिएबल होता तब वो लिखता है, ना लिखे तो कांस्टेंट मानेंगे। अब यहां पर देखिए
यहां पर भी क्वेश्चन में नहीं लिखा है टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट है या नहीं है, तो हम मानेंगे कांस्टेंट। अब यहां पर CXHY, अब बच्चों मैं ऑक्सीजन को बैलेंस ही नहीं करूंगा, क्यों? क्योंकि हमें ऑक्सीजन का डाटा ही नहीं दिया। अब लेकिन बच्चों X, अभी भी मैं CO2 और H2O का ही कॉफिशिएंट यूज करूंगा, क्यों? क्योंकि हाइड्रोकार्बन के लिए मुझे लाना है। अब यहां पर लाने के लिए, और बच्चों ये मैंने फॉर्मूला पूछा है, सिंपलेस्ट फॉर्मूला नहीं पूछा, बहुतों ने सही लाकर रॉन्ग कर लिया। CH3 सिंपलेस्ट फॉर्मूला है, और मैंने खाली डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा है, इसलिए फॉर्मूला एग्जैक्ट बताएंगे। अब बच्चों आप देखिए यहां पर हमारे पास आपके वॉल्यूम नहीं है CO2 H2O के, मोल्स हैं, और मोल हैं तो बच्चों मोल का रेशियो भी हमने पढ़ा है, रेशियो ऑफ स्टाइकेमेट्रिक कॉफिशिएंट। सबसे पहले यही बताया था हमने कि रेशियो ऑफ स्टाइकेमेट्रिक कॉफिशिएंट इक्वल टू रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स होता है। और बच्चों CO2 H2O के मोल हैं तो कॉफिशिएंट भी उन्हीं के लेंगे, तो X CO2 का, H2O का Y/2, CO2 के मोल 0.2, H2O के 0.3, क्वेश्चन में इनका रेशियो 0.2:0.3 को क्या लिख सकता हूं बच्चों? 2:3 लिख सकता हूं। और यहां से कंपेयर करोगे तो x की जगह क्या है बच्चों? 2, तो x की वैल्यू 2, लेकिन y की जगह 3 है या y/2 की जगह 3 है? तो y/2 की जगह 3, मतलब बच्चों y वैल्यू क्या हो गई? 6। और इसने सिंपलेस्ट फॉर्मूला नहीं पूछा है, एम फॉर्मूला पूछा है, इसलिए बच्चों आंसर क्या होगा? C2H6 ना कि CH3। तो ये ध्यान रखिए बच्चों, इसमें C2H6 होगा। और रिएक्टेंट साइड बैलेंस करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ऑक्सीजन के लिए डाटा कुछ दिया ही नहीं। तो बच्चों ये क्लियर सबको ये? तो ये जो हमने सारे क्वेश्चंस करे बच्चों, इन सब में हमने किए विदाउट लिमिटिंग रिएजेंट वाले क्वेश्चंस। विद लिमिटिंग रिएजेंट वाले क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, लेकिन बच्चों ये जो मैंने क्वेश्चंस करवाए इनको ध्यान से पढ़िएगा बच्चों। और शीतल, पलक, माई, दीपिका, सबने, आदित्य, सबने करेक्ट कराया बच्चों ये क्वेश्चन, बहुत अच्छा लगा। अब लेकिन बोलो इन क्वेश्चंस को दोबारा प्रैक्टिस कीजिएगा, जिनको भी जरा भी कंफ्यूजन है वो पढ़ेंगे दोबारा, इसको ध्यान से मेरा लेक्चर सुनेंगे, समझ में आएगा। ठीक है बच्चों? और टेस्ट का सिलेबस मैं आपको बता रहा हूं बच्चों, हम जो टेस्ट जितना पढ़ चुके हैं अभी तक, लास्ट क्लास तक, नेक्स्ट क्लास में जो हम पढ़ लेंगे बच्चों स्टाइकियोमेट्री तक, वहां तक टेस्ट में आएगा, वहां तक टेस्ट में आएगा बच्चों। तो ये क्लियर है बच्चों? मैं फिर बोल रहा हूं सिलेबस एक बार आपको कि स्टाइकियोमेट्री तक टेस्ट में आएगा। ठीक है बच्चों? थैंक यू बच्चों, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम।